नमस्कार दोस्तों, द एग्ज़ाम हैकर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी हम लोग यूपीपीसीएस 2019 की ज्योग्राफी ऑप्शनल के जो क्वेश्चंस थे उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और अभी तक हम लोग ने पेपर 1 के सारे क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं और अभी हम लोग पेपर 2 यानी इंडियन ज्योग्राफी के जो क्वेश्चंस थे उसको हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। तो आज इस वीडियो में देख लेते हैं इंडियन ज्योग्राफी के जो प्रश्न है, अगला जो प्रश्न है उसको कौन सा हम लोग प्रश्न आज डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का यहाँ प्रश्न है दोस्तों, डिस्क्राइब द मेजर लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया एंड इवेलुएट देयर इम्पैक्ट ऑन इंडियन एग्रीकल्चर। भारत में प्रमुख भूमि सुधारों का वर्णन कीजिए और भारतीय कृषि पर उनके प्रभाव का आकलन कीजिए। दोस्तों, पहले पार्ट में आपसे पूछा है कि भारत में जो प्रमुख कृषि भूमि सुधार हुए थे उसको आप बताइए कौन कौन से भूमि सुधार हुए थे, और दूसरे पार्ट में आपसे पूछा है कि उस भूमि सुधारों से भारतीय कृषि पर क्या प्रभाव पड़ा, उनका आकलन करना है, उसको इवेल्युएट करना है। इवेल्युएट में आप यहाँ बताओगे किस हद तक कितना इम्पैक्ट किया इंडियन एग्रीकल्चर में जो भूमि सुधार मेजर किए गए थे। दोस्तों 15 नंबर का यहाँ पे क्वेश्चन है। तो जैसा कि दोस्तों हर क्वेश्चन को आंसर आप करते समय 3 पार्ट आप देते हैं, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन पार्ट में आप बताओगे उस समय जो इंडियन एग्रीकल्चर का स्टेटस क्या था, लैंड का क्या स्टेटस था, उसको आप बताओगे। तो दोस्तों कॉलोनियल टाइम पे आप देखोगे तो लैंड की जो सिस्टम थी वो क्या थी, एक मान लो स्टेट है, गवर्नमेंट है और एक्चुअल जो कल्टीवेटर है उनके बीच में जो बिचौलिया हुए करते थे उनको जमींदार बोला जाता था। तो जमींदार क्या करते थे, स्टेट गवर्नमेंट क्या करती थी, जमींदार से पैसे वसूलती थी। इनको स्टेट गवर्नमेंट क्या करती थी, लैंड देती थी जमींदार को और उस लैंड को एनुअली पैसे वसूलती थी। और फिर जमींदार क्या करते थे, जमींदार जो उनके पास बहुत सारे लैंड होती थी वो कल्टीवेटर को देती थी। कल्टीवेटर जो स्मॉल जो फार्मर थे वो बहुत ही मेहनत करते थे और उसके बदले में जो जमींदार लोग लैंड प्रोवाइड करते थे उससे आप देखोगे 90% से ज़्यादा जो उनका जो रेवेन्यू होता था लैंड से वो जमींदार लोग ले लेते थे और उसमें 80% के आसपास स्टेट को देते थे। तो ऐसा यहाँ पे प्रथा था, यानी कि बिचौलिया सिस्टम था बीच में। तो पहला उद्देश्य था कि लैंड रिफॉर्म लाने के लिए कि जो बिचौलिया है स्टेट और एक्चुअल कल्टीवेटर के बीच उसको हटाना है। और दूसरा उद्देश्य था लैंड रिफॉर्म लाने के लिए कि देखो बहुत जमींदार के पास बहुत सारे ज़मीन थी जो उसको अच्छे से यूज नहीं करते थे और बहुत लोगों के पास जो एक्चुअल जो वहाँ पर प्रोडक्शन करते थे, एक्चुअल जो खेती करते थे उनके पास ज़मीन ही नहीं थी। तो ज़मीन के रीडिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए लैंड रिफॉर्म्स लाए गए। तो यहाँ पे 2 मेजर रीज़न था। तीसरा रीज़न आप ये बोल सकते हो कि जो जमींदार लोग थे वो बहुत ही ज़्यादा सिर्फ कमाने में लगे रहते थे, वो इन्वेस्ट नहीं करते थे अपने लैंड पे उसके प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। तो प्रोडक्टिविटी क्या हुई, लैंड की धीमे धीमे कम होती गई। जब प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी और पॉपुलेशन इंडिया की बढ़ रही है तो फूड सिक्योरिटी पे भी प्रॉब्लम हो जाएगा। तो फूड सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए जिसके पास ज़मीन नहीं थी, छोटे फार्मर, उसको ज़मीन देने के लिए और बिचौलियों को हटाने के लिए लैंड रिफॉर्म्स लाए गए इंडिया में। ठीक है, तो पहले पार्ट में आप इंट्रोडक्शन पार्ट में ऐसे लिख सकते हैं कि उद्देश्य क्या था कि प्रोडक्टिविटी बढ़ानी थी इंडियन एग्रीकल्चर में और जो बिचौलिया थे, जमींदार थे, उनको बीच से हटाना था और जिनके पास ज़मीन नहीं थी, छोटे फार्मर थे, उनको ज़मीन प्रोवाइड करना। इस उद्देश्य से लैंड रिफॉर्म्स इंडिया में लाए गए। तो यदि लैंड रिफॉर्म की बात करें तो यहाँ पे पूछा मेजर लैंड रिफॉर्म्स कौन कौन से लाए गए। तो जैसा कि दोस्तों लैंड जो सब्जेक्ट है वो स्टेट लिस्ट में आता है। तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट यदि कोई रूल्स बनाती है तो स्टेट गवर्नमेंट को भी उस रूल को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, स्टेट गवर्नमेंट भी रूल उसी को बनाएगी। तो यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी आपको देखने को नहीं मिलेगी। ऐसा नहीं कि स्टेट गवर्नमेंट कोई एक रूल बना दिए लैंड रिफॉर्म के लिए वो सारे स्टेट लागू कर देंगे। तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट ने अपने अपने स्टेट में अलग अलग रूल्स बनाए थे। तो यहाँ पे देखोगे लैंड रिफॉर्म का जो यूनिफॉर्मिटी देखने को नहीं मिलेगी, एक समान लैंड रिफॉर्म पूरे इंडिया में नहीं लागू किया गया। तो यहाँ पे आप देखोगे लैंड रिफॉर्म कहाँ, आप देखोगे फर्स्ट जो 5 ईयर प्लान थे 1950 से स्टार्ट किया गया था और 1972 तक लैंड रिफॉर्म चल रहे थे, मेजर लैंड रिफॉर्म। इसमें 3 मेजर लैंड रिफॉर्म थे। कौन कौन? पहला था एवोल्यूशन ऑफ जमींदारी सिस्टम, दूसरा था टेनेंसी एबोलिशन एंड रेगुलेशन एक्ट,
फिर तीसरा था लैंड सीलिंग एक्ट। 3 मेजर लैंड रिफॉर्म्स लाए गए थे। एक एक करके देख लेते हैं। एवोल्यूशन ऑफ जमींदारी सिस्टम। देखो कॉलोनियल टाइम पे 3 सिस्टम काम कर रही थी लैंड से रिलेटेड। पहला था जमींदारी सिस्टम, फिर महलवारी सिस्टम, फिर रियोटवारी सिस्टम। ये देखो 150 साल से चल रही थी। इसमें क्या था, बिचौलिया बीच में थे। छोटे स्मॉल फार्मर काम करते थे खेत में और वो रेंट पे लेते थे, जमींदार से ज़मीन लेते थे और जमींदार को बहुत ही हाई पे इनको करना पड़ता और जमींदार कुछ इसमें मार्जिन अपना रख के स्टेट गवर्नमेंट को पे करती थी। तो इस सिस्टम को एवोल्यूशन ऑफ जमींदारी सिस्टम से क्या किए, गवर्नमेंट ने सारे जो जमींदारी जो सिस्टम था उसको रिमूव कर दिया और डायरेक्ट स्टेट यानी गवर्नमेंट और एक्चुअल फार्मर के बीच डायरेक्ट कनेक्शन हो गया। अब फार्मर को डायरेक्ट स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी, ना कि जमींदार। तो इस सिस्टम से जमींदारी सिस्टम को एबोलिश कर दिया गया। फिर दूसरा जो रूल्स लैंड रिफॉर्म लाया गया उससे क्या हुआ, टेनेंसी एबोलिशन एंड रेगुलेशन एक्ट्स। अब देखो पहले क्या थी, कॉलोनियल टाइम पे आप देखोगे तो जो लैंड लॉर्ड्स थे, बिग फार्मर थे, वो अपने छोटे छोटे जो लैंड्स थे वो किसी स्मॉल फार्मर को दे देते थे और उसके अगेंस्ट में स्मॉल फार्मर से बोलते थे कि अब मान लो आप 100 रुपये कमाते हो इससे, तो आपको 70 या 80 रुपये मेरे को देने पड़ेंगे क्योंकि ये लैंड मेरा है। तो टेनेंसी यहाँ पे एवोल्यूशन में रेगुलेशन एक्ट में क्या किया, इसको रेगुलेट करेगी। जो स्मॉल फार्मर हैं और लैंड लॉर्ड हैं इनके बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है, यानी कि जो बड़े जो फार्मर हैं छोटे फार्मर को लैंड प्रोवाइड कर रहे हैं खेती के लिए, तो उसमें यहाँ पे क्या हुआ, एक रेगुलेट करेगी कि कितना आप रेंट लोगे। यहाँ पे स्टेट टू स्टेट वेरी करती है। कहीं के भी जैसे पंजाब हरियाणा साइड में अप टू 40% तक, मान लो आप 100 रुपये कमाते हो तो 40 रुपये लैंडलॉर्ड को देने पड़ेंगे अप टू मैक्सिमम ज़्यादा। और कुछ स्टेट में 20 से 25% यहाँ पे फिक्स किया गया। यानी कि अलग अलग स्टेट में अलग अलग रेगुलेशन किया गया कि आप रेंट कैसा लोगे, टेनेंसी कैसा लोगे। ठीक है, तो दूसरा एक्ट में यह सुधार किया गया कि जो लैंडलॉर्ड हैं और जो स्मॉल फार्मर हैं उनके बीच में जो रेंटिंग है, यानी कि अब जो खेती रेंट से ले रहे हैं, खेती कर रहे हैं, उनको रेगुलेट किया गया। यहाँ पे सीलिंग लगाई गई कि बहुत ज़्यादा आप प्रॉफिट नहीं ले सकते हो। फिर देखो लैंड सीलिंग एक्ट तीसरा मेजर सुधार था। इसमें क्या किया गया कि एक फैमिली है, मान लो एक फैमिली 25 एकड़ ज़मीन ही यहाँ पे, ऐसा नहीं है 25 एकड़, क्योंकि जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि लैंड स्टेट सब्जेक्ट है, तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग सीलिंग एक्ट लगाया गया था। जैसे बंगाल में आप देखोगे, बंगाल में एक एग्जांपल तौर बोल रहा हूँ कि 25 एकड़ ज़मीन यदि फिक्स की गई तो केरला में 50 एकड़ भी हो सकती है, पंजाब में 10 एकड़ भी हो सकती है। यानी कि एक फैमिली को मैक्सिमम जो होल्डिंग जो मैक्सिमम होल्ड कर सकता है लैंड, उसको एक अपर लिमिट डिसाइड किया गया स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। तो लैंड सीलिंग एक्ट में क्या किया गया, एक अपर जो लिमिट थी कि एक फैमिली इससे ज़्यादा एकड़ ज़मीन नहीं ले सकती है, तो इसको एक फिक्स किया गया। इससे क्या हुआ कि देखो इसमें भी 2 टाइप लगाया गया। जहाँ पे फर्टाइल लैंड होती थी उसकी सीलिंग थोड़ा सा कम थी, यानी कि फर्टाइल लैंड होने जहाँ पे फर्टाइल रीजन था वहाँ पे जो सीलिंग का अपर लिमिट था वो कम था। जहाँ पे इनफर्टाइल जो लैंड थी उनकी अपर लिमिट ज़्यादा थी। तो लैंड सीलिंग एक्ट से क्या हुआ कि बहुत सारे ज़मींदार के पास जो 100-200 एकड़ ज़मीन हुआ करती थी उनको रिड्यूस करके जो स्टेट गवर्नमेंट फिक्स करती थी, जैसे मान लो 40 एकड़ कर दी या 25 एकड़ कर दी, तो 25 एकड़ के अलावा जो ज़मीन थी उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया स्मॉल फार्मर को। तो लैंड सीलिंग एक्ट, टेनेंसी रेगुलेशन एक्ट, एवोल्यूशन ऑफ जमींदारी सिस्टम, 3 मेजर रिफॉर्म्स लाए गए लैंड रिफॉर्म्स इंडिया में स्वतंत्रता के बाद। तो पहला पार्ट में आप इसको ऐसे यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो, फर्स्ट पार्ट में जो क्वेश्चन पूछा गया था। फिर देखो यहाँ टेनेंसी एक्ट में क्या किया, वेस्ट बंगाल और केरला ने बहुत ही अच्छा इफेक्टिवली मैनेज किया था इस लॉज को। अब देखो क्वेश्चन में दूसरा पार्ट जो पूछा है कि इसको इवेल्युएट करना है कि कितना हद तक जो लैंड रिफॉर्म्स थे वो कितना हद तक अच्छा काम किया। तो इम्पैक्ट में आप देखोगे कि पहला देख लेते जमींदारी सिस्टम को लाने से क्या इम्पैक्ट हुआ। देखो मिलियंस ऑफ स्मॉल जो फार्मर थे वो लैंड राइट को लिए। क्यों? क्योंकि पहले तो जमींदार को लैंड राइट मिला हुआ था ना, जमींदार के पास बहुत सारे 100-200 या 500 एकड़ ज़मीन हुआ करती थी और उनके बाद जो सिर्फ खेती करने के लिए छोटे स्मॉल फार्मर को दिया करती थी। तो देखो जमींदारी सिस्टम यदि एवोल्यूशन हुआ तो इंटरमीडिएटरी जमींदार हट गए, तो जो स्मॉल फार्मर थे उनको लैंड राइट का अधिकार दिया गया। और देखो लैंड राइट का अधिकार दिया गया तो देखो अपनी ज़मीन होगी
तो प्रोडक्टिविटी वो बढ़ाएगा। क्यों? क्योंकि अपनी ज़मीन होगी, उसमें फर्टिलाइज़र यूज करेगा और अच्छे से उसको मैनेज करेगा और बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड यूज नहीं करेगा। तो उससे क्या होगा, लैंड की जो प्रोडक्टिविटी थी वो बढ़ गई स्मॉल फार्मर के द्वारा। और दूसरा बेनिफिट क्या हुआ कि जमींदारी सिस्टम के हट जाने से जमींदार लोग के पास थोड़ा ज़मीन बच गया। ठीक है, थोड़ा ज़मीन बच गया तो उस पर भी अच्छे से उन लोग खेती करने लगे, उस पर फर्टिलाइज़र का यूज करने लगे और हाई यील्डिंग वैरायटी सीड यूज़ करने लगे। तो उससे क्या हुआ कि बोथ जमींदार लोग भी अच्छे से, जमींदार लोग के लैंड में भी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, स्मॉल फार्मर के लैंड वैरायटी मिला, उसकी भी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। तो ओवरऑल एग्रीकल्चर में यहाँ पे डेवलपमेंट देखने को मिला जमींदारी सिस्टम को हटाने से। फिर देखो दूसरा जो टेनेंसी रेगुलेशन एक्ट लाया गया, तो इससे क्या हुआ कि पहले जो अनक्लैरिटी थी, यानी कि जो बिग फार्मर थे और स्मॉल फार्मर के बीच जो लैंड का रेंटिंग होता था वो अनक्लियर था। वो अप टू बिग फार्मर था कि कितना 50% लेता है, 90% लेता है, कितना लेता है। लेकिन टेनेंसी रेगुलेशन एक्ट में स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे फिक्स की कि आप इससे ज़्यादा रेंट नहीं ले सकते हो। तो क्लैरिटी आई दोनों में, विश्वास बढ़ा लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में, जो स्मॉल फार्मर थे उसके बीच में। इससे क्या हुआ कि यहाँ पे एक फिक्स्ड टेन्योर भी दिया गया कि आप मान लो रेंट पे ले रहे हो ज़मीन तो आप 10 साल के लिए लोगे, तो 10 साल के लिए फिक्स्ड टेन्योर दिया गया। तो जो टेनेंट थे, छोटे स्मॉल फार्मर थे, वो अपना ज़मीन जैसा समझते थे कि मेरे को 10 साल के लिए मिला हुआ है, तो इसको अच्छे से मैनेज किया जाए। ऐसा नहीं कि इसमें बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र का यूज़ किया जाए और लैंड को बर्बाद कर दिया जाए। तो लीज्ड लैंड के लिए एक रेगुलेशन लाया गया, इससे प्रोडक्टिविटी भी बढ़ी। ठीक है, तो पहला टेनेंसी एक्ट का इफेक्ट, पॉजिटिव इफेक्ट ऐसा हुआ। फिर देखो लैंड सीलिंग एक्ट से भी जो बहुत ज़्यादा बिग फार्मर थे, उनके पास हज़ारों एकड़ ज़मीन हुआ करती थी, 500 एकड़ ज़मीन हुआ करती थी, उनमें सेलिंग लाने से क्या हुआ, उनकी ज़मीन 50 एकड़ या जो भी स्टेट गवर्नमेंट ने फिक्स किया था उतना हो गया। उससे क्या हुआ, मिलियंस ऑफ जो फार्मर थे, स्मॉल फार्मर, उनको ज़मीन मिला जिनके पास पहले ज़मीन नहीं हुआ करती थी। तो इससे क्या हुआ, जो खेती करना चाहते थे उनको ज़मीन का अधिकार मिला और फिर अच्छे से जो खेतों का जो यूज था, इफेक्टिव यूज था सस्टेनेबल वे में, उससे लैंड सीलिंग एक्ट से लागू होने लगा। देखो जैसे लैंडलॉर्ड थे उसके पास 500 एकड़ की ज़मीन होगी तो अच्छे से यूज नहीं कर पाएगा ना सारे ज़मीन पे। इसलिए लैंड सीलिंग में क्या हुआ, जो 500 एकड़ से 50 एकड़ उसको बना दिए गए, तो अपना 50 एकड़ को अच्छे से वो खेती करेगा। और जो स्मॉल फार्मर को मिले, जो उस लैंड को मिले, तो वो भी अपने जीवन यापन के लिए अच्छे से यूज करेगा। तो यहाँ पे मिलियंस ऑफ फार्मर बेनिफिट हुए और बाद में जो प्रोडक्टिविटी थी एग्रीकल्चर को, ओवरऑल प्रोडक्टिविटी वो बढ़ गई और फूड सिक्योरिटी जो या ग्रीन रिवोल्यूशन बाद में जो लाए गए इंडिया में, उसको इफेक्टिव इम्प्लीमेंट होने में हेल्प किया। तो देखो ये तो रहा पॉजिटिव साइड। लेकिन और नेगेटिव साइड आप देखोगे कि कहाँ जो लैंड रिफॉर्म थे वो क्या बहुत ही हद तक बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट किया कि कुछ नेगेटिव भी इम्पैक्ट रहे। लेकिन अभी की स्टेटस आप देखोगे दोस्तों, 2011 की बात, सेंसस की बात करोगे तो 67% जो इंडियन पॉपुलेशन है वो रूरल एरिया में रह रहे हैं। तो हाँ, ये तो मान लो ठीक है। अब देखो 40 to 50% जो फैमिलीज़ हैं अभी, उनके पास लैंड है ही नहीं अभी भी। तो लैंड रिफॉर्म्स आप देखोगे कहीं ना कहीं इतना इफेक्टिव अच्छे से नहीं हुआ है। यदि इफेक्टिव हुआ रहता तो 40 to 50% जो फैमिलीज़ हैं उनके पास कुछ ना कुछ तो लैंड होता ही। तो ये आप नेगेटिव साइड भी देख सकते हो। और देखो स्टडी के दौरान ये भी पाया गया कि 2% जो फार्मर हैं, जो बिग फार्मर 2%, उनके पास 20% ऑफ एग्रीकल्चर लैंड है अपना इंडिया का। तो ये भी देख सकते हो यहाँ पे कि यूनिफॉर्मिटी लैंड की डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं आई है अभी भी, डिस्पाइट ऑफ लैंड रेगुलेशन, लैंड का रिफॉर्म करने के बाद। तो ये सारे आप नेगेटिव साइड भी लिख सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जो क्वेश्चन पूछा गया था, लैंड रिफॉर्म्स क्या होती है, 3 लैंड रिफॉर्म्स की बात किए और उसको एवेल्युएट भी किए कि क्या क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट आया लैंड रिफॉर्म्स लाने के बाद। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आप जो क्वेश्चन को अच्छे से आप अटेम्प्ट कर पाओगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।